सुबह सुबह एक तंग और धूप से भरे अपार्टमेंट इलाके से कहानी की शुरुआत होती है। एक शांत, मंद रोशनी वाले कमरे में हमारा हीरो निंग चुआन गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसके चेहरे के ठीक ऊपर एक चमकता हुआ फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम इंटरफेस आ जाता है, जो एक हाई-टेक डिजिटल अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। सिस्टम का स्टेटस मॉनिटर उसकी प्रोग्रेस को अपडेट करता है और बताता है कि उसकी फ्लैश थंडर स्लैश की महारत रात भर में 10% बढ़ गई है और उसकी स्विफ्ट विंड स्टेप तकनीक भी प्रोफिशिएंसी लेवल पर पहुंच गई है। मतलब जब वो मजे से सो रहा था, तब उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स रात भर जागकर कड़ी मेहनत कर रही थीं। उसे एहसास होता है कि उसकी तकनीकें 9 to 6 की शिफ्ट में काम करने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों से भी ज्यादा घिस रही हैं। उसे समझ आता है कि मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के इस रास्ते पर वह सचमुच भूख से मर सकता है। इसलिए वह अपने कंधे पर बैग टांगता है और तुरंत कुछ पैसे कमाने के लिए शहर की तरफ दौड़ पड़ता है। वह एक लोकल एंटीक और आर्टिफैक्ट की दुकान में पहुंचता है, जहां चमकीले पीले रंग की हुडी पहने एक भारी भरकम लड़का एक सजावटी मिट्टी के बर्तन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बुजुर्ग दुकानदार लापरवाही से अपने हाथ में अखरोट घुमाते हुए उस बर्तन की तारीफ करता है और दावा करता है कि यह पुराने जमाने की एक बेहद दुर्लभ शाही कलाकृति है और इसकी कीमत पूरे 3000 यूनिट्स रखता है। निंग चुआन वहां जाता है, बर्तन पर एक नजर डालता है और ये कहकर उस घोटाले को पूरी तरह से चौपट कर देता है कि यह बर्तन तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन से बनकर निकला हो। अपमानित दुकानदार गुस्से में उस बर्तन को लकड़ी के काउंटर पर पटक देता है और पूछता है कि यह लड़का खुद को क्या समझता है जो उसके सामान की बेइज्जती कर रहा है। निंग चुआन की नजर पास के ही एक शीशे के डिस्प्ले केस में रखी एक जंग लगी टूटी फूटी तलवार पर पड़ती है। अचानक उसका सिस्टम रेड अलर्ट पर आ जाता है। यह ब्लेड के अंदर एक हाई लेवल थंडर एसेंस को डिटेक्ट करता है, जिससे उसकी फ्लैश थंडर स्लैश की प्रोग्रेस तुरंत 35% बढ़ जाती है और वो बिना किसी मेहनत के सीधे टोटल मास्टरी पर पहुंच जाता है। अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए और खुद को कूल दिखाते हुए निंग चुआन उस जंग लगी तलवार को खरीदने की बात करता है और बहाना बनाता है कि उसे किचन में सब्जियां काटने के लिए बस एक सस्ती सी छुरी चाहिए। दुकानदार तुरंत अपना रंग बदलता है और दावा करता है कि यह कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि एक पवित्र औजार है जिसने कभी एक खतरनाक थंडर बीस्ट को मारा था और इसके बदले वो 80,000 यूनिट्स की मांग करता है। निंग चुआन शांति से 4000 का काउंटर ऑफर देता है। दुकानदार खुलकर मुस्कुराता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती के नाते दे दिया। दुकानदार की इस कमजोरी को भांपते हुए निंग चुआन चालाकी से अपना ऑफर सीधे सिर्फ 4 यूनिट्स पर गिरा देता है। इस बेइज्जती पर दुकानदार पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है और मुट्ठियां भींचकर चिल्लाने लगता है कि निंग चुआन एक कंगाल स्टूडेंट है जो स्कूल की कैंटीन में एक कटोरी सादे नूडल्स भी नहीं खरीद सकता। जब दुकानदार निंग चुआन को वहां से भगाने के लिए वो तलवार जबरदस्ती 235 यूनिट्स में थमा देता है, निंग चुआन अपने फोन से पेमेंट करता है और अपनी नई तलवार लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। बाद में निंग चुआन अपनी स्कूल की क्लास में पहुंचता है और सीधे अपनी लाल बालों वाली इंस्ट्रक्टर टीचर सू के पास जाकर एक एडवांस्ड बी रैंक मार्शल आर्ट तकनीक के लिए अप्लाई करने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर सू उसे गहरे शक की नजर से देखती हैं और चेतावनी देती हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश भारी पड़ सकती हैं। तभी क्लास का एक गोरे बालों वाला बुली माहाई अपनी डेस्क से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और चश्मा पहने एक दूसरा घमंडी स्टूडेंट भी उसका साथ देते हुए निंग चुआन का मजाक उड़ाता है कि वह एक कंगाल अनाथ है जिसकी किस्मत में जिंदगी भर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोना ही लिखा है। निंग चुआन उन सभी को इग्नोर करता है और बस एक मौका मांगता है। टीचर सू उसके सामने एक सख्त शर्त रखती हैं, आने वाले एग्जाम से पहले अपनी थंडर तकनीक को एडवांस्ड सब्टल डोमेन तक पहुंचाओ, वरना बी रैंक की रिक्वेस्ट हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दी जाएगी। माहाई जोर से हंसता है और कहता है कि सब्टल डोमेन तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सिर्फ गॉड लेवल जीनियस ही कर सकते हैं। निंग चुआन बस मुस्कुराता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मास्टरी पहले से ही 93% पर है और वह सोते सोते ही ये ब्रेक थ्रू हासिल कर लेगा। अगला सीन स्कूल के एक बड़े खेल के मैदान का है, जहां छात्रों की भीड़ जमा है। पीले रंग की हुडी वाला वही भारी भरकम लड़का वहां खड़ा मजे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा चबा रहा है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक विशाल काला पक्षी, जिसे थंडर स्पैरो कहा जाता है, आसमान से तेजी से नीचे झपट्टा मारता है। टीचर सू खतरे को भांपकर चिल्लाती हैं और सबको सावधान रहने को कहती हैं। वह पक्षी जैसे ही नीचे आता है, उसके नुकीले पंजे खतरनाक बैंगनी रंग की बिजली से कड़कड़ाने लगते हैं। छात्र डर के मारे चीखने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और वह पक्षी एक बड़े धूल के गुबार के साथ जमीन पर क्रैश हो जाता है।
बाकी क्लासमेट्स की तरह भागने के बजाय निंग चुआन आगे बढ़ता है और अपनी वही जंग लगी तलवार निकाल लेता है। वह पक्षी सीधे उस पर बैंगनी बिजली का एक जोरदार ब्लास्ट फेंकता है, लेकिन इस खतरनाक प्रेशर के बीच निंग चुआन का दिमाग एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लेता है। उसका सिस्टम इंटरफेस चमकता है और उसकी तकनीक को सीधे सबटल डोमेन में धकेल देता है, और अचानक निंग चुआन के लिए पूरी दुनिया की रफ्तार मानो आधी हो जाती है। वह पूरी क्लैरिटी के साथ उस हमले को देखता है, बिजली के वार से बचकर आगे निकलता है और सिर्फ एक ही झटके में उस विशाल पक्षी के 2 टुकड़े कर देता है। वहां खड़ी भीड़ पूरी तरह से सन्न रह जाती है। मां हाई के पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस क्लासमेट का उसने मजाक उड़ाया था वह असल में एक छुपा रुस्तम मॉन्स्टर है। निंग चुआन अपने हथियार को नीचे देखता है और एक अजीब चीज नोटिस करता। उस मरे हुए पक्षी का खून तेजी से तलवार के अंदर खिंचा चला जा रहा है और ब्लेड की सारी दरारें अपने आप ठीक हो रही हैं। उसे एहसास होता है कि जो तलवार उसने सिर्फ 4 यूनिट्स की सौदेबाजी में खरीदी थी, वह असल में खुद को ठीक करने वाली एक जादुई डिमोनिक सॉर्ड है। टीचर सू तुरंत उसे पर्सनल कोचिंग के लिए अपने ऑफिस ले जाती हैं, जिससे पूरी क्लास जलन के मारे भुन जाती है। ऑफिस के अंदर वह निंग चुआन से सीधे पूछती हैं कि क्या उसने यह अचानक आई ताकत किसी खतरनाक और गैर कानूनी ड्रग्स के जरिए हासिल की है। निंग चुआन यहां पर बहुत ही शरीफ बनने का नाटक करता है और नजरें झुकाकर कहता है कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, वो तो बस बेहद गरीब है, इसलिए उसके पास दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस इमोशनल कहानी से प्रभावित होकर वह उसे सीधे स्कूल के हाईटेक वॉल्ट में ले जाती हैं। वे एक बेहद सुरक्षित वॉल्ट में एंटर करते हैं, जहां एडवांस्ड तकनीकों के डेटा क्यूब्स कांच के मामलों के अंदर तैर रहे होते हैं। निंग चुआन सीधे सुरक्षित और आसान ऑप्शंस को छोड़ देता है और थॉसंड बोन स्लॉटर टेक्निक और वज्र बॉडी की तरफ उंगली उठा देता है। टीचर सू घबरा जाती हैं और चेतावनी देती हैं कि स्लॉटर तकनीक बेहद दर्दनाक है और वज्र बॉडी एक अधूरी एस रैंक तकनीक है, जिसे बी रैंक में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी इसे सीख नहीं पाया है। वह उससे कोई सेफ ऑप्शन चुनने की मिन्नतें करती हैं। निंग चुआन साफ मना कर देता है और एक डायलॉग मारता है कि रिस्क और नफा नुकसान का हिसाब लगाना कमजोरों का काम है। जो ताकतवर होते हैं वो सीधे सबसे बेस्ट चीज पर हाथ डालते हैं। जैसे ही वह उस डेटा क्यूब को हाथ में लेता है, उसका इंटरनल सिस्टम समझ जाता है कि यह तकनीक बेहद मुश्किल है, जिससे सिस्टम खुद एक्साइटेड हो जाता है और निंग चुआन के लिए इसे ट्रेन करने का एक ऑटोमेटेड चीट कोड चालू कर देता है। निंग चुआन मुस्कुराता है, अपनी टीचर को थैंक यू कहता है और बड़े मजे से पूछता है कि क्या वह उसे रात का खाना खिला सकती हैं, क्योंकि वह पूरी तरह कंगाल है। जिसके बाद उसे तुरंत ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लास में वापस आते ही मां हाई उसका रास्ता रोक लेता है और दावा करता है कि उस पक्षी को मारना सिर्फ एक तुक्का था और वह इस ब्रेक थ्रू का सबूत मांगता है। निंग चुआन भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। वह अपना हाथ उठाता है और उसकी हथेली पर नीली बिजली की एक खतरनाक लहर कड़कड़ाने लगती है। ताकत का यह नजारा मां हाई को इस कदर डरा देता है कि वह घबराकर अपने ही पैरों से टकरा जाता है और पीछे एक डेस्क पर जा गिरता है। तभी क्लास के टीचर अंदर आते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि क्लास के अंदर सबटल डोमेन का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है और इससे किसी की जान भी जा सकती है। निंग चुआन अपनी ताकत को शांत करता है और मां हाई का मजाक उड़ाते हुए एक ताना मारता है। इसके बाद चश्मे वाला वही छात्र खड़ा होता है और क्लास को लेक्चर देने लगता है कि एक अमीर फैमिली बैकग्राउंड और सोशल कनेक्शंस के बिना यह शारीरिक ताकत पूरी तरह बेकार है, और मां हाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और स्कूल के प्रिंसिपल की अमीर और खूबसूरत बेटी लू मैंग्यू कमरे में दाखिल होती है। चश्मे वाला लड़का तुरंत खुद को ठीक करते हुए उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह इग्नोर करके सीधे निंग चुआन की डेस्क के पास पहुंचती है। वह निंग चुआन की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करती है और उसे अपना पर्सनल ट्यूटर बनने का ऑफर देती है, जिसके लिए वह पूरे 1000 यूनिट्स प्रति घंटे की भारी भरकम फीस देने की बात करती है। ये सुनकर पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे की ये कमाई उन सब के पूरे महीने के खर्च से भी ज्यादा है। निंग चुआन थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि उसकी स्किल्स तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम से चल रही हैं और उसे खुद दूसरों को सिखाने के लिए कोई किताबी नॉलेज नहीं है। लेकिन लू मैंग्यू उसकी इस चुप्पी को उसका भाव खाना समझ लेती है और तुरंत अपना ऑफर बढ़ाकर 3000 यूनिट्स प्रति घंटा कर देती है। साथ ही एक लग्जरी कार, एस्कॉर्ट और बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग रिसोर्सेज देने का वादा भी करती है। निंग चुआन तुरंत उसका हाथ मिलाता है और डील पक्की कर लेता है। पीले रंग की हुडी वाला लड़का जोर से हंसने लगता है और मां हाई की तरफ इशारा करते हुए उनका मजाक उड़ाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले निंग चुआन के खराब करियर का रोना रो रहे थे।
उसी रात निंग चुआन एक लग्जरी कार की पिछली सीट पर आराम से बैठा हुआ अपनी इस नई रई जिंदगी के मजे ले रहा होता है। उसका सिस्टम उसकी इस नई दौलत को डिटेक्ट करता है और एक प्रीमियम फीचर अनलॉक करता है, एक पे टू विन ड्रीम सिम्युलेटर, जहां वह 10,000 यूनिट्स खर्च करके सोते सोते ही वज्र बॉडी की एडवांस ट्रेनिंग कर सकता है। वह खुशी खुशी बाय पर क्लिक कर देता है। अगले दिन टीचर सू मैदान पर 1-on-1 स्पैरिंग के लिए एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास रखती हैं। मा हाई एक दुष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि वह अपना बदला लेने के लिए बेताब है। पीले रंग की हुडी वाला लड़का उसे कायर कहता है क्योंकि वह जानबूझकर अपने से लो रैंक वाले से लड़ रहा है, लेकिन मा हाई अड़ा रहता है। निंग चुआन भी हंसते हुए उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके लिए मा हाई उसकी नई डिफेंस पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक बिल्कुल फ्री और बढ़िया क्वालिटी का पंचिंग बैग है। मा हाई हवा में ऊंची छलांग लगाता है और निंग चुआन पर एक जोरदार डाउनवर्ड स्ट्राइक करता है, जिससे जमीन फट जाती है और चारों तरफ धूल का एक विशाल गुबार छा जाता है। लेकिन जब धूल हटती है तो निंग चुआन अपनी छाती पर हाथ बांधे बिल्कुल सही सलामत वहीं खड़ा दिखाई देता है। उसका सिस्टम बताता है कि उसकी बॉडी ने उस पूरे वार को सोख लिया है, जिससे उसका डिफेंस 10% और बढ़ गया है। निंग चुआन मा हाई की तरफ देखता है और मजे लेते हुए पूछता है, क्या आज सुबह का नाश्ता करना भूल गए थे? गुस्से से पागल होकर मा हाई अपनी मुट्ठी में पूरी एनर्जी समेटकर दोबारा हमला करता है। अब अपनी ट्रेनिंग का पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद निंग चुआन इस मैच को खत्म करने का फैसला करता है। वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है, मा हाई के गार्ड को चकमा देता है और मा हाई के चेहरे पर एक जोरदार करारा तमाचा जड़ देता है। इस जोरदार थप्पड़ के झटके से मा हाई हवा में घूमता हुआ धूल में जा गिरता है और पूरी तरह ढेर हो जाता है। टीचर सू तुरंत फाइट को रोकती हैं और निंग चुआन को दोबारा अपने ऑफिस में बुलाती हैं, जबकि अपनी बेइज्जती से तिलमिलाया हुआ मा हाई चिल्लाने लगता है कि निंग चुआन चीटिंग कर रहा है। मेडिकल रूम में टीचर सू अपनी हरी हीलिंग एनर्जी से निंग चुआन के कंधे की हल्की खरोंचों को ठीक करती हैं और साथ ही उसे इतनी लापरवाही बरतने के लिए डांटती भी हैं। उसके ठीक होते ही वह अपनी दराज खोलती हैं और उसे इनाम के तौर पर स्कूल का एक ऑफिशियल मेडिसिन पैकेज देती हैं, जिसकी कीमत 40,000 यूनिट से भी ज्यादा है, ताकि उसकी फिजिकल ट्रेनिंग को सपोर्ट मिल सके। निंग चुआन की आंखें तो खुशी के मारे बिल्कुल नोटों की तरह चमकने लगती हैं। वह उसे चेतावनी देती हैं कि इस फिजिकल कंडीशनिंग को सीखने में सालों का वक्त लगता है और एग्जाम से पहले इसकी पहली लेयर को भी पार कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। निंग चुआन बस मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि उसका सिस्टम तो सीधे चीट कोड्स पर चलता है। घर पहुंचकर वह उन जड़ी बूटियों को एक गर्म पानी के टब में डाल देता है। जैसे ही वह उस सुनहरे पानी के अंदर कदम रखता है, उसका सिस्टम अलर्ट जारी करता है। उसकी बॉडी उस दवा को सुपर फास्ट स्पीड से सोख रही है, जिससे उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार पूरे 1000% बढ़ जाती है। सुबह होते ही जब निंग चुआन अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी स्किन के ऊपर मानो लोहे का एक अदृश्य कवच चढ़ गया है। उसने सिर्फ एक ही रात में इस तकनीक की दूसरी लेयर को पार कर लिया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आमतौर पर सालों की कड़ी मेहनत लगती है। निंग चुआन वापस स्कूल पहुंचता है और सीधे टीचर सू के ऑफिस में जाकर बड़ी बेबाकी से उनसे ऐसे 10 और मेडिसिन पैकेज की मांग करता है। उसके इस लालच को देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि उसे इतने सारे पैकेजेस क्यों चाहिए। निंग चुआन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उसे सही रिसोर्सेज मिले तो वो आने वाले एग्जाम्स में सीधे नंबर 1 रैंक हासिल कर लेगा। टीचर सू भी मुस्कुराती हैं और खेल को थोड़ा और बड़ा करते हुए उसे चैलेंज देती हैं कि नंबर 1 छोड़ो, तुम स्कूल के टॉप 10 एलीट छात्रों को टक्कर देकर दिखाओ। निंग चुआन बिना किसी डर के इस चैलेंज को भी हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता है और मुड़कर कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाता है। क्लासरूम में एक स्टूडेंट एक बड़ी न्यूज बताता है। वह कहता है कि एक दूसरे स्टूडेंट झांग वैनेसी ने अपने लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को प्राइवेट टीचर रखा है। यह कोच नाइट रैंक का है, जो कि एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि पूरे इलाके में इस लेवल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। मा हाई तुरंत झांग वैनेसी से दोस्ती गांठने की कोशिश करता है और इस कोच से सीखने के बदले अपनी पूरी लॉयल्टी का वादा करता है। झांग वैनेसी उसे वीकेंड पर एक ट्रेनिंग सेशन में आने की इजाजत दे देता है। निंग चुआन चुपचाप इस सब पर नजर रखता है। वह समझ जाता है कि मा हाई के लिए यह अपॉर्चुनिटी कितनी कीमती है और इसे बचाने के लिए मा हाई कुछ भी कर सकता है। निंग चुआन मन ही मन मुस्कुराता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाने का डिसीजन लेता है। बाद में जंगल के एक शांत इलाके में मा हाई और कुछ अन्य स्टूडेंट्स निंग चुआन को घेर लेते हैं। मा हाई इस बात से गुस्से में है क्योंकि निंग चुआन लू मैंग्यू नाम की लड़की का प्राइवेट ट्यूटर बन गया है। मा हाई उसे वार्निंग देता है और नौकरी छोड़ने के लिए कहता है।
निंग चुआन शांति से कहता है कि वह आज ही रिजाइन कर देगा, जिसे सुनकर मा हाई हंसने लगता है। लेकिन निंग चुआन आगे कहता है कि वह लू मेंग्यू को नौकरी छोड़ने की असली वजह भी बताएगा। वह उसे बताएगा कि मा हाई ने झांग वैनसी के कहने पर उसे धमकी दी थी। ये सुनते ही मा हाई के होश उड़ जाते हैं। वह घबरा जाता है क्योंकि अगर झांग वैनसी को पता चला कि उसके सीक्रेट्स खुल गए हैं और प्लान फेल हो गया है तो मा हाई बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। निंग चुआन उसे याद दिलाता है कि मदद करने के बजाय झांग वैनसी उसे सजा भी दे सकता है। मा हाई के डर को भांप कर निंग चुआन इस सीक्रेट को छुपाने के लिए मोटी रकम की डिमांड करता है। मा हाई हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या 10,000 युआन काफी हैं? निंग चुआन कहता है कि एक अमीर परिवार के व्यक्ति के सामने यह रकम बहुत छोटी है। मा हाई अपनी बात को बढ़ाकर 20,000 करता है, लेकिन निंग चुआन 2 लाख युआन की डिमांड कर देता है। मा हाई गुस्से में आ जाता है और उस पर लालची होने का आरोप लगाता है। निंग चुआन समझाता है कि चूंकि वह अपनी ट्यूशन की जॉब खो रहा है, इसलिए मा हाई को इस लॉस की भरपाई करनी होगी। वह मा हाई को यह भी याद दिलाता है कि अपने फ्यूचर को बचाने के लिए 2 लाख युआन कोई बड़ी कीमत नहीं है। मा हाई के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह मान जाता है। वह तुरंत 1 लाख युआन ट्रांसफर करता है और बाकी के पैसे किश्तों में देने का प्रॉमिस करता है। निंग चुआन खुश है क्योंकि यह पैसा उसकी अपनी ट्रेनिंग के लिए 2 खास मेडिसिन पैक्स खरीदने के लिए काफी है। पैसे ट्रांसफर होने के बाद मा हाई पूछता है कि क्या अब वो जा सकता है। निंग चुआन उसे रुकने के लिए कहता है और अचानक उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। मा हाई हैरान और परेशान होकर पूछता है कि पैसे देने के बाद भी उसे क्यों मारा गया। निंग चुआन समझाता है कि पैसे तो सिर्फ इस्तीफे का राज छुपाने के लिए थे, लेकिन उसे अभी अपना एक पर्सनल हिसाब चुकता करना बाकी है। वह मा हाई को वापस हमला करने का चैलेंज देता है। मा हाई गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी असली ताकत दिखाने का डिसीजन लेता है। वह अर्थ स्प्लिटर नाम के एक जोरदार हमले का इस्तेमाल करता है। वह पूरी ताकत से निंग चुआन पर वार करता है, लेकिन निंग चुआन मजबूती से खड़ा रहता है और उस वार को आसानी से रोक देता है। निंग चुआन ध्यान देता है कि यह हमला पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये उसकी अपनी डिफेंसिव तकनीक, जिसे गोल्डन बॉडी का दूसरा स्तर कहा जाता है, को परखने का सबसे अच्छा मौका है। निंग चुआन बिना किसी चोट के पूरी तरह ठीक खड़ा रहता है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। हाई एकदम हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पूरी ताकत के हमले का कोई असर नहीं हुआ। वो निंग चुआन से पूछता है कि क्या उसका शरीर लोहे का बना है। निंग चुआन उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने आज खाना भी नहीं खाया, और उसे और जोर से मारने के लिए कहता है। मा हाई फिर से कोशिश करता है, लेकिन निंग चुआन को मारते मारते उसके अपने ही हाथों में दर्द होने लगता है, जबकि निंग चुआन सिर्फ मुस्कुराता रहता है। निंग चुआन के शरीर से न तो खून बहता है और न ही चोट का कोई निशान दिखता है। मा हाई पूछता है कि वह किस तरह का अजीब जादू इस्तेमाल कर रहा है। निंग चुआन को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही आसान बर्ताव कर दिया और उसे मा हाई को रोकने के लिए कोई ठोस वजह देनी होगी ताकि वह डर कर भाग न जाए। वह दावा करता है कि उसका यह डिफेंस उनकी टीचर मिस सू से जुड़ा हुआ है, जिससे यह लगता है कि यह कोई खास प्रोटेक्शन का तरीका है। मा हाई इस बात पर यकीन कर लेता है और सोचता है कि यह कोई बाहरी ताकत है। वह निंग चुआन से कहता है कि वे कल इसी समय फिर मिलेंगे और वार्निंग देता है कि अगर वह नहीं आया तो बाकी के पैसे भूल जाए। मा हाई के भाग जाने के बाद निंग चुआन मुस्कुराता है। वह अपने हुनर को निखारने के लिए एक फ्री ट्रेनिंग पार्टनर पाकर खुश है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर निंग चुआन अपने नहाने के पानी की तैयारी करता है। वह अपने फोन को देखता है और उस 1 लाख युआन के बारे में सोचता है जो उसे अभी अभी मिले हैं। वह खुद को मजबूत बनाने के लिए इसे तुरंत खर्च करने का डिसीजन लेता है। वह 2 मेडिसिन पैक्स खोलता है जिनकी कीमत 90,000 युआन है और उन्हें गर्म पानी में मिला देता है। जैसे ही वह नहाने के पानी में उतरता है, उसका सिस्टम ऊर्जा की भारी मात्रा को महसूस करता है। सिस्टम तुरंत एक तेज एब्जॉर्प्शन मोड को चालू कर देता है, जिससे ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से समाने लगती है। अगले 48 घंटों तक निंग चुआन इस कठिन ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देता है। जब वह खत्म करता है तो वो अपना सिस्टम पैनल चेक करता है और देखता है कि सिर्फ एक रात में उसकी प्रोग्रेस 33% बढ़ गई है। हालांकि यह पहले लेवल से धीमी है, फिर भी यह रफ्तार बहुत तेज है। वह जानता है कि पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन वह मा हाई से और पैसे लेने का प्लान बनाता है। अगले कुछ दिनों तक मा हाई जंगल में निंग चुआन से लड़ना जारी रखता है, लेकिन वह हर बार हार जाता है। 5वें दिन तक मा हाई थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि निंग चुआन की ताकत उनकी टीचर द्वारा दी गई किसी खास चीज से नहीं आ रही है। यह निंग चुआन की खुद की असली ताकत है। मा हाई शिकायत करता है कि इतने दिनों तक लड़ने के बाद उसने सिर्फ खुद को चोट पहुंचाई है, जबकि निंग चुआन और मजबूत हो गया है। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ प्रैक्टिस के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। निंग चुआन इस बात को मानता है, लेकिन मजाक में कहता है कि मा हाई को यह समझने में काफी समय लग गया। मा हाई अब रुकना चाहता है और अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन निंग चुआन उसे इसके नतीजों की याद दिलाता है। अगर मा हाई अब पीछे हटता है तो वह उस नाइट रैंक कोच से सीखने का मौका खो देगा और झांग वेंसी का काम भी पूरा नहीं कर पाएगा। निंग चुआन फिर आज के सेशन की फीस मांगता है। मा हाई गुस्से में है, लेकिन जब निंग चुआन उसे लू मेंग्यू और झांग वेंसी के सामने सच खोलने की धमकी देता है तो वह हार मान लेता है। मा हाई और 70,000 युआन ट्रांसफर करता है और निंग चुआन से कल थोड़ा आराम से पेश आने को कहता है।
बाद में सूर्यास्त के समय निंग चुआन एक ट्रेनिंग हॉल में लू मेंग्यू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता है। लू मेंग्यू ध्यान देती है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले निंग चुआन ठीक से तलवार भी नहीं पकड़ पाता था, लेकिन अब वह मुकाबले में उस पर दबाव बनाने में सक्षम है। निंग चुआन को इस असली लड़ाई के एक्सपीरियंस में बहुत मजा आ रहा है। उसे यह मा हाई के साथ प्रैक्टिस करने से कहीं बेहतर लगता है। लू मेंग्यू, जो अवेकनिंग के 9वें स्तर पर है, इस बात से हैरान है कि निंग चुआन जैसा 4थे स्तर का छात्र उसकी बराबरी कर पा रहा है। वो लड़ाई के दौरान अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीमाओं को पार करती है। उसकी तलवार बहुत तेज रफ्तार और ऊर्जा के साथ घूमती है। वह निंग चुआन पर चिल्लाती है कि वह रास्ते से हट जाए, क्योंकि उसे डर है कि वह उसे गंभीर रूप से घायल कर देगी। लेकिन निंग चुआन अपनी तकनीक के 3रे स्तर का इस्तेमाल करता है, अपने शरीर को एक सुनहरे डिफेंस मोड में बदल लेता है और उसकी तलवार के वार को सीधे अपने हाथ से रोक देता है। लू मेंग्यू ये देखकर दंग रह जाती है कि निंग चुआन ने उसकी पूरी ताकत के हमले को अपने खाली हाथों से रोक दिया। निंग चुआन अपनी इस क्षमता को कम आंकते हुए इसे एक छोटा सा खेल कहता है, जो उसे कुछ पल के लिए अजेय बना देता है। लू मेंग्यू समझ जाती है कि उसकी यह रक्षात्मक ताकत अद्भुत है, कुछ ऐसा जिसे शायद ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट भी करने में संघर्ष करें। वह उसे बताती है कि ट्रेनिंग अभी रुकी हुई है, क्योंकि उसकी खुद की तकनीक में सुधार हुआ है और उसे एक पूर्ण ब्रेक थ्रू पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। निंग चुआन उसकी सफलता की कामना करता है। लू मेंग्यू मिस्टर यांग को बुलाती है, जो नकद पैसे और 100 बीस्ट्स न्यूट्रिएंट फ्लूइड नाम की दवा की एक खास बोतल लेकर आते हैं। वह समझाती है कि यह फ्लूइड एक इनाम है और उसे चोट पहुंचाने की स्थिति के लिए माफी भी। निंग चुआन जानता है कि यह फ्लूइड बहुत कीमती है, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 युआन है। वह पैसे स्वीकार करता है, लेकिन दवा लेने से मना करने की कोशिश करता है, पर लू मेंग्यू जोर देती है और कहती है कि यह उसके परिवार का नियम है कि वे हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। वह उसे बताती है कि इस रिसोर्स के साथ उसके पास एक टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जाने का मौका है। जाने से पहले लू मेंग्यू निंग चुआन को वीकेंड पर घर के अंदर रहने की वार्निंग देती है। वह बताती है कि झाओ वेइपिंग नाम का एक खतरनाक जासूस घायल होने के बावजूद शहर में फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाद में उसी शाम अपने कमरे के अंदर एक बरसाती रात में निंग चुआन उस कीमती दवा की बोतल को देखता है। वह जानता है कि इसे पीने से उसे अवेकनिंग के 5वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वह उस फ्लूइड को पी लेता है और उसका शरीर तुरंत ऊर्जा के भारी उछाल पर प्रतिक्रिया करता है। उसका इंटरनल सिस्टम रिपोर्ट करता है कि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड काफी बढ़ गई है, जो सामान्य से लगभग 20 गुना तेज है। अगले 48 घंटों तक निंग चुआन पूरी तरह से उस ताकत को सोखने पर ध्यान केंद्रित करता है और ऊर्जा को पचाने के लिए कड़ा अभ्यास करता है। 48 घंटे पूरे होने तक निंग चुआन सफलतापूर्वक अपनी सीमाओं को पार कर लेता है। उसका सिस्टम उसे अवेकनिंग के 5वें स्तर पर पहुंचने और अपनी सांस लेने की तकनीक को एक उन्नत स्तर पर सुधारने के लिए बधाई देता है। निंग चुआन अपनी ताकत पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल महसूस करता है। वह अपने पैसों का हिसाब लगाता है और देखता है कि उसके पास नकद 30,000 युआन है, और अगर वह लू मेंग्यू द्वारा दी गई दवा को बेचता है तो वह और 1,60,000 युआन कमा सकता है। इससे उसे 4 और गोल्डन बॉडी मेडिसिन पैक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएंगे, जिससे वह अपनी फाइनल परीक्षाओं से पहले और भी आगे बढ़ सकेगा। अचानक उसे अपने फोन पर जासूसी डिवाइस पकड़ने की एक स्कूल प्रतियोगिता के बारे में ग्रुप मैसेज मिलता है। झांग वेनेसी एक मैसेज भेजता है जिसमें वह टॉप पर आने का दावा करता है और मा हाई उसके समर्थन में जवाब देता है। निंग चुआन देखता है कि झांग वेनेसी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। वह इस मौके का इस्तेमाल मा हाई से और पैसे ऐंठने के लिए करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि मा हाई को यह नहीं पता कि निंग चुआन पहले ही अपनी ट्यूशन की जॉब से इस्तीफा दे चुका है। इस बीच स्कूल हॉल में मा हाई झांग वेनेसी से बात करता है। मा हाई समझाता है कि निंग चुआन को संभालना बहुत मुश्किल है और पूछता है कि क्या नाइट रैंक कोच उसे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं ताकि वह उसे हरा सके। झांग वेनेसी बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि मा हाई आधे महीने के बाद भी अपने से कम स्तर के विरोधी को नहीं संभाल सका। वह मा हाई को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहता है और कहता है कि वह निंग चुआन से खुद निपटेगा। मा हाई अकेला रह जाता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और झांग वेनेसी पर गुस्सा होता है। वह डिसीजन लेता है कि वह अब उसके प्रति वफादार नहीं रहे। अगले दिन स्कूल का एक अधिकारी उस जासूस झाओ वेइपिंग को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10 लाख युआन के बड़े इनाम की घोषणा करता है। इतनी बड़ी रकम देखकर स्टूडेंट्स बेहद उत्साहित हो जाते हैं। अधिकारी आगे कहता है कि विजेता को प्रतिष्ठित शानहाई टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में भी जगह मिलेगी, जो इस इलाके का सबसे टॉप कैंप है। निंग चुआन को एहसास होता है कि इस कैंप में जाने का मतलब है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का होना। वो इस इनाम को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है। पास ही ट्रैक पर मा हाई निंग चुआन के पास आता है। निंग चुआन उससे अपना डेली पेमेंट मांगता है, लेकिन मा हाई मना कर देता है और कहता है कि वह अब झांग वेनेसी के लिए काम नहीं करता। निंग चुआन झांग वेनेसी से बात करने की धमकी देता है, लेकिन मा हाई खुलासा करता है कि वह निंग चुआन का राज जानता है। मा हाई ध्यान दिलाता है कि हफ्तों की लड़ाई के बाद भी निंग चुआन को कभी कोई चोट नहीं आई, जिसका मतलब है कि उसकी असली ताकत चौथे स्तर से कहीं ज्यादा है। मा हाई एक नई डील का प्रस्ताव रखता है।
वह चाहता है कि निंग चुआन प्रतियोगिता के दौरान झांग वेनेसी को नीचा दिखाए और बदले में वह झांग वेनेसी की कमजोरियों और खास चीजों के बारे में बताएगा। निंग चुआन को यह स्थिति मजेदार लगती है और वह इस डील के लिए मान जाता है। स्कूल के मैदान पर झांग वेनेसी कई जासूसी डिवाइस इकट्ठा करने के बाद आत्मविश्वास से खड़ा है। मा हाई झाड़ियों से देखता है और निंग चुआन को कदम उठाने के लिए कहता है, लेकिन निंग चुआन उसे सब्र रखने के लिए कहता है। वह झांग वेनेसी को एक चलते फिरते गोदाम की तरह देखता है जो उसके लिए सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है ताकि वह बाद में उन्हें ले सके। झांग वेनेसी एक शक्तिशाली ऊर्जा दिखाता है जिससे पता चलता है कि वह अवेकनिंग के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। मा हाई चिंतित है, लेकिन निंग चुआन शांत रहता है। वह झांग वेनेसी को अपने हुनर को परखने के लिए एक आदर्श विरोधी के रूप में देखता है। निंग चुआन स्कूल की बिल्डिंग से गुजरता है और उसे एक डेस्क पर छोड़ी गई 100 बीस्ट्स न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 बोतलें मिलती हैं। वह समझ जाता है कि झांग वेनेसी इन कीमती फ्लूइड्स का इस्तेमाल एक जासूसी डिवाइस के लिए गुप्त सौदा करने में कर रहा है। निंग चुआन सही समय पर सब कुछ हथियाने के लिए इंतजार करने का डिसीजन लेता है। निंग चुआन खिड़की के बाहर से देखता है जबकि झांग वेनेसी पुरानी क्लास के अंदर इंतजार कर रहा है। जल्द ही एक और टॉप छात्र जिसका नाम वेई बोहू है अंदर आता है। वेई बोहू क्लास के टॉप 3 छात्रों में से एक है और अवेकनिंग के 9वें स्तर पर है। झांग वेनेसी पूछता है कि क्या वो डिवाइस लाया है और वेई बोहू अपनी चीजें मांगता है। झांग वेनेसी न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 बोतलें दिखाता है, लेकिन कहता है कि वह इन्हें प्रतियोगिता खत्म होने के बाद ही सौंपेगा क्योंकि उसे डर है कि वेई बोहू उसे धोखा दे सकता है। वेई बोहू मान जाता है और झांग वेनेसी हाथ में एक पहेली क्यूब थामे हुए आश्वस्त है कि वह आखिरी मिनटों में अपनी जीत पक्की कर लेगा। बाहर निंग चुआन तय करता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। वह टूटी हुई खिड़की से अंदर कूदता है जिससे झांग वेनेसी हैरान रह जाता है। निंग चुआन अचानक हमला करने के लिए अपने मार्शल आर्ट के हुनर का इस्तेमाल करता है। झांग वेनेसी हैरान होकर उस वार को रोकता है और जानना चाहता है कि उस पर किसने हमला किया है। निंग चुआन तैयार खड़ा है। वह झांग वेनेसी के इस गैर कानूनी सौदे का मजाक उड़ाता है और उसे सारे डिवाइस सौंपने के लिए कहता है। चश्मे वाले लड़के को निंग चुआन से अपनी पोजीशन के लिए खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए वो बेहद फ्रस्ट्रेट है। वह सीधे सीधे धमकी देता है कि वो निंग चुआन की सारी उंगलियां तोड़ देगा, लेकिन निंग चुआन बिना डरे एकदम शांत खड़ा रहता है और उसे आगे आने को कहता है। अचानक उस चश्मे वाले लड़के की आंखें लाल ग्लो करने लगती हैं और वो निंग चुआन पर एक के बाद एक कई तेज पंच बरसा देता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसके इन पावरफुल अटैक्स का निंग चुआन पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा रहता है। चश्मे वाला लड़का पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अटैक्स कोई डैमेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। निंग चुआन उससे बहुत आराम से पूछता है, क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया? और फिर एक ही झटके में वह उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे हवा में उठाता है और जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि वहां का फर्श ही क्रैक हो जाता है। इसके बाद निंग चुआन उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है और उसके सामने अपना फोन दिखाता है। फोन पर एक वीडियो चल रहा है जिसका इस्तेमाल वह उस लड़के को ब्लैकमेल करने के लिए करता है। वह साफ कहता है कि अगर इस लड़के ने ऐसा बर्ताव किया जैसे ब्लूड बीस्ट न्यूट्रिएंट फ्लूइड को लेकर उनकी कोई लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी, तो वह इस वीडियो को लीक नहीं करेगा, और अगर उसने बात नहीं मानी तो दोनों ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चश्मे वाला लड़का समझ जाता है कि वह पूरी तरह फंस चुका है और अपनी हार मान लेता है। जैसे ही वो लड़का एग्री करता है, निंग चुआन अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो लड़का अपना गाल पकड़कर बैठ जाता है और रोते हुए पूछता है कि उसे दोबारा क्यों मारा गया। निंग चुआन बहुत ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि यह थप्पड़ मा है की तरफ से था, जिसने उसे बताया था कि यह चश्मे वाला लड़का पीठ पीछे छिपकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। ये सुनते ही उस लड़के का गुस्सा मां है पर फूट पड़ता है। वह उसे पूरी तरह यूजलेस कहता है और उसे सबक सिखाने की बात करता है। इसके बाद निंग चुआन टॉपिक चेंज करता है और उससे एक सीधा सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि क्या यह सारी मुसीबत सिर्फ इसलिए खड़ी की गई थी क्योंकि वह लू मैंग्यूए नाम की लड़की को गाइड कर रहा था और यह लड़का ऐसा नहीं चाहता था। चश्मे वाला लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। निंग चुआन मुस्कुराता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वह उस लड़की के आसपास किसी और लड़के को फटकने भी नहीं देना चाहता। तभी वह लड़का चिल्लाकर उसे करेक्ट करता है कि लू मैंग्यूए असल में उसकी कजिन है। निंग चुआन को एहसास होता है कि ये तो बस उनका कोई आपसी पारिवारिक मामला है। वह कहता है कि उसे उनकी फैमिली प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। वह एक अनाथ ऑर्फन है और उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। वह साफ कर देता है कि अगर पैसा सही मिले तो हर चीज पर डील की जा सकती है। चश्मे वाला लड़का उससे सीधे पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। निंग चुआन अपनी गाइडेंस फीस और इमोशनल डैमेजेस को कैलकुलेट करके सीधे 1 मिलियन की डिमांड करता है। वह लड़का इसे दिन दहाड़े डकैती कहता है और अपनी तरफ से 5,500,000 का ऑफर देता है। निंग चुआन तुरंत इसे मान लेता है क्योंकि उसके हिसाब से यह डील बहुत आसान थी। वह उसे तुरंत डिजिटल ट्रांसफर करने को कहता है। लड़का पेमेंट कंप्लीट करता है और धमकी देता है कि अब से वह लू मैंग्यूए से दूर ही रहे। निंग चुआन अपने फोन में पैसे क्रेडिट होने का कंफर्मेशन देखता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे गाइड नहीं करेगा, पर मन ही मन वह अपनी इस आसान जीत पर खुश हो रहा होता है।
पेमेंट के बाद निंग चुआन अपने पास से एक रूबिक्स क्यूब जैसी दिखने वाली डिवाइस निकालता है और उस लड़के को बताता है कि यह आइटम बहुत कीमती है। वह उसे यह ऑफर देता है कि वह इसे वापस खरीद सकता है, लेकिन इसके बदले उसे बीस्ट न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 बोतलें देनी होंगी। वह लड़का फिर से गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि निंग चुआन ने पहले उसकी चीज चुराई और अब वही चीज उसे वापस बेच रहा है। पर निंग चुआन एकदम रिलैक्स होकर कहता है कि अगर उसे नहीं चाहिए तो वह इसे किसी और को बेच देगा। मजबूरी में चश्मे वाले लड़के को झुकना पड़ता है और वह इस डील के लिए भी मान जाता है। निंग चुआन उससे पूछता है कि वह इस सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए इतने पैसे क्यों बहा रहा है। तब वो लड़का अपनी असली वजह बताता है कि वो ट्रायल्स में फर्स्ट आकर अपनी टीचर मिस सू को प्राउड फील कराना चाहता है। निंग चुआन मन ही मन सोचता है कि एक टीचर को इंप्रेस करने के लिए इतने लाख रुपए बर्बाद करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। जब वो लड़का जमीन से उठने की कोशिश करता है तो वो निंग चुआन की मदद लेने से मना कर देता है, पर निंग चुआन हंसकर कहता है कि वो वैसे भी उसकी मदद नहीं करने वाला था। इसके बजाय निंग चुआन उसे एक आखिरी पंच मारता है और कहता है कि यह पंच भी मां है की तरफ से ही था ताकि उसकी बची कुची इज्जत भी मिटाई जा सके। इसके बाद निंग चुआन वहां से चला जाता है। तभी बैकग्राउंड में एक अनाउंसमेंट होती है कि सिलेक्शन ट्रायल अब खत्म हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर वापस लौटना होगा। रास्ते पर चलते हुए निंग चुआन अपनी प्रोग्रेस देखता है और उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। वह न्यूट्रिएंट फ्लूइड की एक बोतल निकालता है और उसे पी लेता है। जैसे ही वह इसे पीता है, उसका सिस्टम एनर्जी में एक मैसिव बूस्ट रजिस्टर करता है, जिससे उसकी ट्रेनिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके शरीर से एक पावरफुल रेड एनर्जी निकलने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि अगले कुछ ही दिनों में उसकी स्ट्रेंथ एक बहुत ही हायर लेवल पर पहुंचने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है एक आउटडोर स्पोर्ट्स फील्ड पर, जहां टॉप स्टूडेंट्स पोडियम पर खड़े हैं। वहां खड़ा एक चौड़े कंधे वाला स्टूडेंट निंग चुआन को बहुत शक की निगाह से देखता है। वह सवाल करता है कि निंग चुआन को वह ट्रैकिंग डिवाइस कहां से मिली और उसने इतनी जल्दी टॉप रैंकिंग्स में कैसे जगह बना ली। निंग चुआन बहुत सादगी से जवाब देता है कि उसने इसे बस छीन लिया। वहीं पास खड़े बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान हैं और गॉसिप कर रहे हैं कि निंग चुआन ने इतनी जल्दी इतने सारे रैंक्स को कैसे पार कर लिया। एक लाल बालों वाली लड़की भी उसे बहुत ध्यान से देख रही है और सोच रही है कि यह लड़का अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। तभी ग्रीन यूनिफॉर्म पहने एक ऑफिशियल स्टेज की तरफ आता है। वह निंग चुआन के रैंक को कंफर्म करता है और सबको बताता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास ट्रैकिंग डिवाइस है। इसके बाद वह टॉप 10 स्टूडेंट्स को 2-2 की पेयर्स में बंटने का इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें 3-3 के ग्रुप्स में मूव करना होगा। वह चौड़े कंधे वाला स्टूडेंट इस बात पर कंप्लेन करने लगता है। उसका कहना है कि वह निंग चुआन के साथ पेयर अप नहीं होना चाहता क्योंकि उसका रैंक बहुत कम है और वह उसके लिए सिर्फ एक बोझ बनेगा। ये देखकर लू मेंग्युए आगे आती है और अपना पार्टनर एक्सचेंज करने का ऑफर देती है। वह कंप्लेन करने वाला लड़का तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसी का फायदा है। ऑफिशियल सबको वहां से मूव आउट करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद निंग चुआन और लू मेंग्युए एक कार की बैक सीट पर बैठे होते हैं। लड़की नोटिस करती है कि निंग चुआन की प्रोग्रेस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। निंग चुआन भी फील्ड पर उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वहीं चौड़े कंधे वाला स्टूडेंट गाड़ी चला रहा होता है और अपने फोन पर एक मैसेज देखता है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि निंग चुआन का कोई बैकग्राउंड नहीं है और उसके पास चोरी के आइटम्स हैं। वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ सोचता है कि वो आने वाले मंथली एग्जाम में निंग चुआन को अपना टारगेट बनाएगा। कार में लू मेंग्युए लोकल पुलिस चीफ गू टियान्यू के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर चीफ उसे थोड़े टिप्स दे दें तो उसकी मूवमेंट तकनीक बहुत बेहतर हो सकती है। वह स्टूडेंट उनकी बातें सुन लेता है और उनका मजाक उड़ाता है। सभी स्टूडेंट्स एक बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा होते हैं जहां बहुत सारे पुलिस और स्वॉट ऑफिसर्स तैनात हैं। निंग चुआन को शक है कि इतनी बड़ी भीड़ के होते हुए वे लोग उस भगौड़े अपराधी जाओ वैपिंग को आसानी से पकड़ पाएंगे। तभी वह चौड़े कंधे वाला लड़का उसके पास आता है और आक्रामक तरीके से अपने आइटम्स वापस मांगने लगता है। निंग चुआन अनजान बनने का नाटक करता है जिससे वह लड़का अपना आपा खो बैठता है और उसे एग्जाम में देख लेने की धमकी देता है, पर निंग चुआन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। अचानक वहां खड़ी भीड़ एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है क्योंकि चीफ गू टियान्यू एक सूट में वहां पहुंच चुके हैं। लू मेंग्युए निंग चुआन को बताती है कि चीफ अपनी फेमस मूवमेंट टेक्निक स्विफ्ट विंड स्टेप का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मान गए हैं। गू टियान्यू स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। वह इतनी अविश्वसनीय स्पीड से मूव करते हैं कि देखने वालों को सिर्फ एक परछाई जैसी दिखती है। निंग चुआन उन्हें बहुत ध्यान से देखता है और उसका सिस्टम तुरंत उस टेक्निक को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वह एक गहरे अंडरस्टैंडिंग के स्टेट में चला जाता है। उसे अपने चारों ओर विंड एनर्जी महसूस होती है और उसकी प्रोग्रेस बार तेजी से भरने लगती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स नोटिस करते हैं कि निंग चुआन के चारों तरफ एक चमकती हुई ऑरा बन गई है। वे समझ जाते हैं कि इस लड़के ने सिर्फ एक बार देखकर ही उस टेक्निक को सीख लिया है। लू मेंग्युए भी बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि उसने तो बस ये बात मजाक में कही थी। निंग चुआन का सिस्टम दिखाता है कि उसकी मास्टरी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुकी है और परफेक्ट होने से बस थोड़ी ही दूर है।
वह समझ जाता है कि यह लिमिट चीफ के खुद के मास्टरी लेवल की वजह से है। चीफ गू टियान्यू उसके पास आते हैं और इस दुर्लभ टैलेंट के लिए निंग चुआन की तारीफ करते हैं। निंग चुआन भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ थैंक्स कहता है। चीफ नोटिस करते हैं कि निंग चुआन का मूवमेंट स्किल पहले ही एक्सपर्ट लेवल की आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका है। ये सुनकर वहां खड़ी भीड़ हैरान रह जाती है, क्योंकि आम लोगों को सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी यह लेवल हासिल नहीं होता। चीफ निंग चुआन से कहते हैं कि अगर वो कभी इसके अगले स्टेज पर पहुंचे तो वो उनसे मिले। वो उसे एक बहुत ही एडवांस्ड मार्शल आर्ट सिखाएंगे। निंग चुआन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कोई बहुत ही हाई टियर स्किल होगी। इसके बाद वह उस चौड़े कंधे वाले स्टूडेंट की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि उसके पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वह स्टूडेंट गुस्से में कहता है कि उसकी खुद की टेक्निक भी उतनी ही अच्छी है। लेकिन जब निंग चुआन उसे इसे डेमोन्स्ट्रेट करने का चैलेंज देता है तो वो लड़का शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाता। पूरी भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगती है और हंसती है, जिसके बाद वह गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। लू मैंग्युए निंग चुआन से कहती है कि उसे इस तरह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन निंग चुआन जवाब देता है कि उस लड़के ने खुद ही इस मुसीबत को दावत दी थी। अब सीन एक अर्बन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है। ग्रीन यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर एक मैप पर पॉइंट करते हुए उन्हें सर्च जोन की जानकारी देता है। वह समझाता है कि भगोड़ा अपराधी शहर के इस बिजी इलाके में सप्लाई कलेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, ताकि वह जंगलों की तरफ भाग सके। वह सबको कम्युनिकेशन ईयरपीस देता है और बताता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम पूरी भीड़ को स्कैन करेगा और किसी भी संदिग्ध इंसान को फ्लैग कर देगा, जिससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बहुत तेज बारिश हो रही है। निंग चुआन एक पेड़ के पास खड़ा है। वह लगातार इतने सारे चेहरों को स्कैन करके पूरी तरह थक चुका है, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। ऑफिसर उसके पास आता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें कार में चलकर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, पर निंग चुआन मना कर देता है और कहता है कि उसकी फिजिकल एंड्योरेंस अब काफी बेहतर हो चुकी है। अचानक उनके ईयरपीस पर एक अर्जेंट रेडियो मैसेज आता है कि जाओ वैपिंग ने एक चेक पॉइंट तोड़ दिया है और वो पहाड़ों की तरफ भाग रहा है। ऑफिसर तुरंत बैकअप के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि लू मैंग्युए निंग चुआन से पूछती है कि उसका क्या प्लान है। निंग चुआन कहता है कि वो घर जाने से पहले कुछ मीट खरीदना चाहता है और वो भी उसके साथ चलने का फैसला करती है। वे दोनों एक बुचर शॉप के अंदर जाते हैं। मीट डिस्प्ले को देखते हुए लू मैंग्युए वहां खड़े एक ब्लैक हुडी वाले आदमी को अपना मास्क नीचे करने और ID दिखाने को कहती है। वह आदमी धीरे से अपना मास्क हटाता है। उसे देखते ही निंग चुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही भगोड़ा अपराधी जाओ वेपिंग है। अचानक जाओ वेपिंग एक चाकू निकालता है और एक ऑफिसर पर अटैक कर देता है। निंग चुआन बिना एक पल गंवाए तुरंत बीच में आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके वार को ब्लॉक करता है। उन दोनों के बीच की यह फाइट बहुत ही तेज है। निंग चुआन को एहसास होता है कि अगर वो 1 सेकंड भी लेट होता तो मारा जाता। उसे समझ आता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत थीं। यह अपराधी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जहां चीफ गू ने हाईवे पर इस अपराधी के एक क्लोन को पकड़ा था, जिससे साफ होता है कि उन्हें धोखा दिया गया था। दुकान के अंदर जाओ वैपिंग को समझ आ जाता है कि यह लड़का कोई आम स्टूडेंट नहीं है। वह गुस्से में बाहर बारिश से भरी सड़क पर आता है और एक ही जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक से लू मैंग्युए को दुकान की खिड़की के पार फेंक देता है। वह सड़क पर जा गिरती है। वह डर से कांप उठती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यह भगोड़ा एक बहुत ही हाई लेवल का मास्टर है। जाओ वैपिंग उसके सामने खड़ा होता है। उसके हाथों से बिजली की चिंगारियां निकल रही होती हैं और वह उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी निंग चुआन सही समय पर आकर अपनी तलवार से उसके वार को रोक लेता है। जाओ वेपिंग निंग चुआन का मजाक उड़ाता है कि वह हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। उसे शक है कि एक कम रैंक वाला स्टूडेंट उसे रोक पाएगा, पर निंग चुआन मुस्कुराता है और उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसे पैसे मिलें तो वह वहां से हट जाएगा। असल में वह सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह अपराधी उसकी इस चाल को तुरंत भांप लेता है। जब निंग चुआन देखता है कि बातचीत फेल हो गई है तो वह अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुछ आम नागरिक उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि वे मदद के लिए आए हैं, लेकिन जाओ वेपिंग पीछे मुड़ता है और पलक झपकते ही उन सब पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे वे सब जमीन पर गिर जाते हैं। निंग चुआन बाकी सब पर चिल्लाता है कि वे वहां से भाग जाएं। वो सबको वार्निंग देता है कि यह आदमी एक प्रोफेशनल वॉरियर है और वे लोग सिर्फ अपनी जान गंवाने यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर पूरी भीड़ डर के मारे वहां से भागने लगती है। जाओ वेपिंग पागलों की तरह हंसता है और चिल्लाता है कि निंग चुआन जैसे यंग जीनियस को मारना हजारों आम लोगों की जान लेने से कहीं ज्यादा कीमती है। वह एक खौफनाक चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। इसी बीच लोकल टीवी स्टेशन की एक न्यूज वैन वहां पहुंचती है। एक यंग फीमेल रिपोर्टर वहां एक नॉर्मल फूड रिपोर्टिंग की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां का मंजर देखकर वह पूरी तरह हिल जाती है। एक भागता हुआ नागरिक उसे बताता है कि एक खतरनाक क्रिमिनल लोगों पर हमला कर रहा है और एक छोटा लड़का अकेले उससे लड़ रहा है।
ये महसूस करते हुए कि यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो अपने कैमरामैन को तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने को कहती है। स्टूडियो के अंदर बैठा डायरेक्टर भी इस वायलेंट फुटेज को देखकर शॉक्ड है। वो इसे तुरंत सभी 17 चैनल्स पर लाइव दिखाने का ऑर्डर देता है। एक बूढ़ी औरत भी अपने किचन से इस डरावने ब्रॉडकास्ट को बहुत चिंता के साथ देख रही होती है। वापस एक क्लासरूम का सीन दिखता है, जहां एक स्टूडेंट अपने फोन पर निंग चुआन को पहचान लेता है और पूरी क्लास को अलर्ट करता है। ऑनलाइन व्यूअर्स लगातार लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स कर रहे हैं। वे इस खतरनाक फाइट को देखकर पूरी तरह हैरान हैं। सड़क पर जाओ वैपिंग निंग चुआन के सीने पर एक जोरदार वार करता है, जिससे खून बहने लगता है। निंग चुआन को एहसास होता है कि उसकी सारी डिफेंसिव टेक्निक्स इस क्रिमिनल की ताकत के सामने नाकाम हो रही हैं। जाओ वेपिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अब उसकी किस्मत का खेल खत्म हो चुका है। हाईवे चेक पॉइंट पर चीफ गू को एक रेडियो रिपोर्ट मिलती है कि बैकअप आने में कम से कम 15 मिनट का समय लगेगा। वह बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह समय बहुत ज्यादा है। मैदान पर निंग चुआन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसकी एंड्योरेंस खत्म होने की कगार पर है। जाओ वैपिंग एक बार फिर अपना पंजा खोलकर उस पर जानलेवा हमला करता है। इस बेहद खतरनाक मोड़ पर निंग चुआन का डर उसके सिस्टम को एक बार फिर एक्टिवेट कर देता है। उसकी मूवमेंट टेक्निक अपनी पुरानी लिमिट्स को तोड़कर सीधे परफेक्ट स्टेट में पहुंच जाती है। वह बहुत ही सफाई से उस जानलेवा वार से बच जाता है और उस क्रिमिनल के साथ बराबरी से मुकाबला करने लगता है। जाओ वेपिंग दंग रह जाता है कि यह लड़का लाइफ और डेथ बैटल के बीच में भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अपनी कार से लाइव स्ट्रीम देख रहे चीफ गू भी पूरी तरह स्पीचलेस है। उनका कलीग उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो चीफ समझाते हैं कि निंग चुआन ने मूवमेंट का वह परफेक्ट लेवल हासिल कर लिया है जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि यह परफेक्ट स्टेट बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है और निंग चुआन इस स्टेट में सिर्फ 5 मिनट ही टिक पाएगा, जिसके बाद वह पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। इस कड़े टाइम लिमिट को समझते हुए निंग चुआन जानता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे अगले 5 मिनट के अंदर ही इस क्रिमिनल को हराना होगा। तभी जाओ वेपिंग उसे एक आखिरी ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर वह उसे उस लड़की को मारने दे तो वह उसे जिंदा छोड़ देगा। रिपोर्टर और ऑनलाइन देख रही पूरी ऑडियंस सस्पेंस में है कि निंग चुआन क्या फैसला लेगा। निंग चुआन उसकी तरफ बहुत ठंडी नजरों से देखता है और कहता है कि उसका ये ऑफर काफी इंटरेस्टिंग है। लाइव ब्रॉडकास्ट जारी है और स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। व्यूअर्स को डर है कि कहीं निंग चुआन वहां से भागने की कोशिश न करे, लेकिन सड़क पर खड़ा निंग चुआन क्रिमिनल को घूरते हुए बिल्कुल अलग इरादे में दिखता है। उसका चेहरा अब दुख से हटकर एक पक्के इरादे में बदल चुका है। वह साफ कहता है कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है, वह बस उस क्रिमिनल का सिर काटना चाहता है। अपनी एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स एनर्जी को समेटते हुए उसकी तलवार से खतरनाक इलेक्ट्रिकल करंट्स निकलने लगते हैं और वो अपना अल्टीमेट मूव फ्लैश थंडर स्लैश चलाने के लिए तैयार हो जाता है। इस अचानक जवाबी हमले को देखकर विलन गुस्से से पागल हो जाता है, पीछे हटने से मना कर देता है और आक्रामक तरीके से आगे झपटता है। ऑनलाइन कमेंट्स में लोग एक्साइटमेंट से झूम उठते हैं और निंग चुआन को एक सच्चा हीरो बताने लगते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। विलन के वार से निंग चुआन के चेहरे और शरीर पर कई गहरे और खून से सने कट्स आ जाते हैं। फिर भी उसका फोकस बिल्कुल नहीं डगमगाता। वह पूरी ताकत से अपनी तलवार को दुश्मन के मुक्के के खिलाफ आगे बढ़ाता है, जिससे दोनों के बीच चिंगारियों की बौछार होने लगती है। विलन निंग चुआन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। निंग चुआन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देखकर क्रिमिनल को समझ आ जाता है कि यह स्टूडेंट आमने सामने की लड़ाई में बहुत ज्यादा डेंजरस है। घायल और घबराया हुआ क्रिमिनल अपने घावों को ठीक करने के लिए पीछे हटने का फैसला करता है और उस गीले मैदान से भागने लगता है। निंग चुआन उसे भागते हुए देखता है और अपने फाइनल स्ट्राइक की तैयारी करता है। भले ही उसका सिस्टम अभी भी इस मूव को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि जब तक दुश्मन भाग रहा है वह एक परफेक्ट टारगेट बना रहेगा। वह हवा में ऊंची छलांग लगाता है और अपनी चमकती हुई तलवार से लगातार वार करता है। क्रिमिनल ये देखकर हैरान रह जाता है कि तलवार की स्पीड इस लड़के की फिजिकल मूवमेंट से भी कहीं ज्यादा तेज है। जैसे ही उसके घाव गहरे होते हैं, अचानक उसके पूरे शरीर में एक सुन्नता फैल जाती है। एक लो रैंक वाले स्टूडेंट से हारने के बाद वह क्रिमिनल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फील्ड रिपोर्टर खुशी खुशी लाइव स्ट्रीम पर निंग चुआन की जीत का ऐलान करती है। निंग चुआन अपने गिरे हुए दुश्मन के सामने चुपचाप खड़ा होकर मार्शल आर्ट्स के असली मतलब के बारे में सोचने लगता है। तभी चीफ गू टियान्यू बहुत तेज स्पीड से मौके पर पहुंचते हैं। लू मेंग्युए सपोर्ट के लिए उनके सहारे झुकी हुई अपने पिता को भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। वह बताती है कि निंग चुआन ने ही उसकी जान बचाई और उस भगोड़े को हराया। चीफ इस युवा लड़के के कारनामे से बेहद इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि पहली ही जीत के लिए ये एक असाधारण बात है। इसके बाद निंग चुआन अपनी तलवार को साफ करता है और उसे सुरक्षित म्यान में रख लेता है। अगले सीन में हम एक शांत हॉस्पिटल का कमरा देखते हैं जो अनगिनत गिफ्ट बास्केट्स और बुके से भरा हुआ है।
निंग चुआन बेड पर बैठा है। तभी एजुकेशन ब्यूरो का एक रिप्रेजेंटेटिव उसे एक बॉक्स देता है जिसमें 20 न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 2 बोतलें हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद मेयर ऑफिस का एक ऑफिशियल उसे एक बड़ा लिफाफा सौंपता है जिसमें इनाम के तौर पर 1 लाख कैश है। आखिर में एक बुजुर्ग उसे यंग हीरो फाउंडेशन की तरफ से 1.5 लाख का एक बड़ा मानद चेक देते हैं। निंग चुआन सरकार और लीडरशिप का दिल से शुक्रिया अदा करता है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता है। जब निंग चुआन अपने कमरे में अकेला होता है तो वह चारों तरफ से रेड एनवेलप्स और इनाम की बोतलों से घिरा होता है। वह मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि कैमरों के सामने ऐसा थैंकफुल चेहरा बनाए रखना कितना थका देने वाला काम है। फिर भी वह खुशी खुशी उस कैश को देखता है और विश करता है कि काश उसे ऐसे आसानी से पैसे कमाने के मौके बार बार मिलते रहें। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स का वही ऑफिशियल कमरे में आता है और एक अपडेट देता है। वह पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता है जिसकी वजह से निंग चुआन को इतनी गंभीर चोटें आईं। निंग चुआन मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वह इस रिजल्ट को एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखता है। ऑफिशियल थोड़ा हिचकिचाता है और समझाता है कि पैसों का इनाम तो तय हो गया है, लेकिन शंघाई टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में उसकी एंट्री की सीट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऑफिशियल बताता है कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स पावरफुल वे फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे झूठा दावा कर रहे हैं कि लू मैंग्यूए ने ही उस क्रिमिनल को गंभीर रूप से घायल किया था ताकि ट्रेनिंग कैंप की वो सीट उसे दी जा सके। निंग चुआन बिल्कुल शांत रहता है और ऑफिशियल से कहता है कि अगर वह सीट उसे मिलती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल उसकी इस शांति से हैरान होता है, लेकिन निंग चुआन अपना प्रैक्टिकल नजरिया समझाता है। वह जानता है कि लू मैंग्यूए का कैरेक्टर अच्छा है, इसलिए वह इस सीट के बदले उसे बराबर की रिसोर्सेज या कोई और फायदा जरूर देगी। वह साफ करता है कि उसे सिर्फ ट्रेनिंग रिसोर्सेज से मतलब है, किसी नाम या टाइटल के स्टेटस से नहीं। तभी लू मैंग्यूए को एक व्हील चेयर पर एक इंस्ट्रक्टर कमरे के अंदर लाता है। उनकी बातें सुनकर वह कहती हैं कि उसे नहीं पता था कि निंग चुआन उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जो दूसरों का फायदा उठाती है। निंग चुआन हंसता है और मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे पैसों से कॉम्पनसेट कर सकती हो। वह उसे सपने देखने से मना करती है और कहती है कि उसका वैसे भी उसकी सीट छीनने का कोई इरादा नहीं था। फिर इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ता है और निंग चुआन से कहता है कि क्योंकि उसने उसकी बेटी को बचाया है इसलिए लू फैमिली अब उसकी बहुत बड़ी कर्जदार है। निंग चुआन इस बात को आराम से एक्सेप्ट करता है और इसे एक मजबूत कनेक्शन के रूप में देखता है। सीन बदलता है और हम निंग चुआन को धूप वाली सड़क पर अपना बैग लिए चलते हुए देखते हैं। अचानक वही चौड़े कंधों वाला स्टूडेंट अपने कुछ मस्कुलर बॉडीगार्ड्स के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। निंग चुआन आसानी से उससे पूछता है कि क्या वो अपकमिंग मंथली एग्जाम के मैच को अभी सेट करने आया है। वे दशाओं उसे बकवास बंद करने को कहता है और उसे एक लग्जरी लिमोजिन कार के अंदर चलने का ऑर्डर देता है ताकि वे ऑफिशियल बिजनेस की बात कर सकें। कार की तरफ बढ़ते हुए निंग चुआन चुपके से अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर देता है, ये जानने के लिए कि आखिर वे फैमिली क्या नई साजिश रच रही है। लिमोजिन के अंदर एक भारी भरकम बुजुर्ग उसके सामने बैठे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन पावरफुल वे फाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन वे क्यांस के रूप में देते हैं। निंग चुआन उन्हें बीच में ही रोकता है और कहता है कि टाइम वेस्ट मत करिए और सीधे मुद्दे की बात पर आइए। वे दशाओं बताता है कि उसके पिता सम्मान के तौर पर खुद यहां आए हैं और खुलासा करता है कि वे निंग चुआन की शांघाई ट्रेनिंग कैंप की ऑफिशियल सीट को खरीदना चाहते हैं। निंग चुआन सवाल करता है कि कोई सरकारी सीट इस तरह कैसे खरीदी और बेची जा सकती है। वे दशाओं घमंड में दावा करता है कि इस शहर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वे फाइनेंशियल ग्रुप न कर सके। वह निंग चुआन को एक कॉन्ट्रैक्ट और 10 लाख का ऑफर देता है। निंग चुआन इस छोटे ऑफर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अपनी वेल्थ का इतना दिखावा करने के बाद भी वे उसे चिल्लर दे रहे हैं। ये सुनकर वे दशाओं को गुस्सा आ जाता है और वह निंग चुआन के अनाथ होने का मजाक उड़ाता है। कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। निंग चुआन इसके जवाब में अपना बैग टेबल पर पटक देता है जिससे ढेर सारा कैश और कई प्रीमियम न्यूट्रिएंट बोतलें बाहर आ जाती हैं। वह मजाक में कहता है कि बैग बस ले जाने के लिए बहुत भारी था, जिसे देखकर पिता और बेटे दोनों के होश उड़ जाते हैं। चेयरमैन वे तुरंत अपनी टोन बदलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिजनेस में मोल भाव करना तो नॉर्मल बात है। वह निंग चुआन से उसकी असली कीमत पूछते हैं। निंग चुआन एक उंगली उठाता है और 20 मिलियन की डिमांड करता है। वे दशाओं गुस्से में उछल पड़ता है और उस पर इतने पैसों की मांग करने के लिए पागल होने का आरोप लगाता है। निंग चुआन शांति से उन्हें याद दिलाता है कि रेयर चीजें बहुत कीमती होती हैं और वे इस ट्रेनिंग सीट को कहीं और से नहीं खरीद सकते। कोई और रास्ता न देखकर चेयरमैन वे 2 करोड़ की इस कीमत को मान लेते हैं। निंग चुआन चेयरमैन को इतनी जल्दी राजी होते हुए देखता है और उसे शक होता है कि यह बूढ़ा कोई जाल बिछा रहा है। चेयरमैन समझाता है कि 2 करोड़ कैश ट्रांसफर करने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। निंग चुआन जवाब देता है कि जब पैसे आ जाएंगे तब हम डील फाइनल करेंगे और वो जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा सके, चेयरमैन उसे रोकता है और बोतलों से भरा एक हिडन कंपार्टमेंट खोलता है।
वह निंग चुआन को वे फाइनेंशियल ग्रुप की तरफ से तोहफे के रूप में 20 न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 बोतलें ऑफर करता है और उसे एक्सेप्ट करने को कहता है। निंग चुआन उन्हें ले लेता है और सोचता है कि एक बड़ी कंपनी से फ्री गिफ्ट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, और वो चेयरमैन को थैंक यू बोलकर लिमोजिन से बाहर आ जाता है। निंग चुआन के जाते ही वे दशाओ गुस्से में अपने पिता से पूछता है कि वह 2 करोड़ की डील पर क्यों मान गए और उसे इतनी महंगी बोतलें क्यों दी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस खर्चे को कभी अप्रूव नहीं करेंगे। चेयरमैन वाइन का एक ग्लास डालता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने बेटे से पूछता है कि उन 3 बोतलों की कीमत कितनी है। बेटा जवाब देता है कि उनकी टोटल वैल्यू 5,20,000 है। चेयरमैन तब पीनल कोड की एक खास धारा का हवाला देता है, जिसके मुताबिक 5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी चोरी करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल से ज्यादा की जेल या मौत की सजा भी हो सकती है। बेटे को अपने पिता की साजिश समझ आ जाती है। पैसे देने के बजाय वे निंग चुआन को एक बड़ी चोरी के केस में फंसा रहे हैं। चेयरमैन समझाता है कि जब लोअर क्लास के लोगों से डील करनी हो तो फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें पूरी तरह कुचलने के लिए बस लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करना काफी है। अगर निंग चुआन अब ट्रेनिंग सीट देने से मना करता है तो वे ये तय करेंगे कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए या फांसी की सजा पाए। इस बीच निंग चुआन एक नॉर्मल टैक्सी के पीछे बैठा सफर कर रहा है। वह अपने फोन के ऑडियो रिकॉर्डर को देखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि 2 करोड़ की बात इतनी आसान नहीं हो सकती। उसने लिमोजिन के अंदर की पूरी बातचीत को सॉलिड प्रूफ के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि अगर वे फैमिली उसे धोखा देने की कोशिश करे तो उसके पास सबूत हो। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वे पहुंच गए हैं और 103 रुपए का किराया मांगता है। निंग चुआन ज्यादा किराए की शिकायत करता है और मन ही मन सोचता है कि भले ही उसे मार्शल आर्ट्स के सामान पर हजारों खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 रुपए का टैक्सी किराया उसके पॉकेट को सच में दर्द देता है। वह अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटर करता है, लेकिन अपने दरवाजे के ठीक बाहर 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स को इंतजार करते हुए पाता है। निंग चुआन को समझ आ जाता है कि वे फैमिली का जाल पहले ही बिछ चुका है। लीड ऑफिसर आगे बढ़ता है और कहता है कि निंग चुआन पर वे फाइनेंशियल ग्रुप से 20 न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 बोतलें चुराने की रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसे तुरंत उनके साथ चलने का ऑर्डर देता है। निंग चुआन एक कैजुअल मुस्कान देता है और सोचता है कि वे फैमिली ने कितनी अविश्वसनीय रूप से तेज काम किया। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर निंग चुआन का बैग छीनता है, उसे खोलता है और अंदर की चीजों की वैल्यू देखकर हैरान रह जाता है। वह दावा करता है कि उन्होंने उसे चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। निंग चुआन इसका विरोध करते हुए समझाता है कि ये चीजें उस भगोड़े को हराने का उसका ऑफिशियल इनाम है, जिसे ऑनलाइन आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। वह साफ करता है कि वे 3 खास बोतलें उसे वे कियांस ने खुद एक पर्सनल गिफ्ट के रूप में दी थीं। लीड ऑफिसर उसकी बात को खारिज कर देता है और कहता है कि एक अमीर कंपनी कभी भी लाखों का सामान ऐसे ही किसी को गिफ्ट में नहीं देगी। वह बोतलों पर एक स्कैनर का इस्तेमाल करता है और कंफर्म करता है कि सीरियल नंबर वही हैं जो वे फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट किए थे। सबूत पक्का होने के बाद ऑफिसर अपने पार्टनर को निंग चुआन को हथकड़ी लगाने का ऑर्डर देता है। निंग चुआन उन्हें ठंडी नजरों से देखता है, ये जानते हुए कि ये जाल उसे फंसाने के लिए परफेक्ट टाइम पर बिछाया गया था। वह जानता है कि एक बार जब वो लॉकअप में चला गया तो यह करप्ट सिस्टम सच को आसानी से तोड़ मरोड़ कर उसके मार्शल आर्ट्स करियर को बर्बाद कर देगा और उसे हमेशा के लिए जेल में रखेगा। ऑफिसर उसे बात मानने को कहता है, लेकिन जैसे ही निंग चुआन अपना हाथ अपनी तलवार के पास ले जाता है, दूसरा ऑफिसर हिचकिचा जाता है। निंग चुआन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने जाओ वेपिंग को हराने का वीडियो देखा है। वह समझाता है कि एक नॉर्मल इंसान को ट्रिगर दबाने में 0.2 सेकंड का टाइम लगता है, जो उसके लिए इस क्लोज डिस्टेंस से अपनी तलवार निकालने और 3 जानलेवा वार करने के लिए काफी से ज्यादा है। घबराकर लीड ऑफिसर उस पर अरेस्ट का विरोध करने का आरोप लगाता है। निंग चुआन मजबूती से जवाब देता है कि वह अभी सिर्फ एक सस्पेक्ट संदिग्ध है, कोई मुजरिम नहीं, और उन्हें हथकड़ी दूर रखने की चेतावनी देता है। खतरे को भांपते हुए ऑफिसर्स पीछे हट जाते हैं और बिना हथकड़ी के चलने पर राजी हो जाते हैं। निंग चुआन धीरे से मुस्कुराता है, उनके इस समझदारी भरे फैसले से संतुष्ट होकर। सीन मेन पुलिस स्टेशन का है, जहां निंग चुआन को लाया जाता है। करप्ट ऑफिसर उसका सारा सामान सौंपने की डिमांड करता है, लेकिन निंग चुआन एक सिटीजन के तौर पर बेल के लिए अपने वकील को कॉल करने के अपने राइट्स की बात करता है। ऑफिसर जोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस शहर का कोई भी वकील उसे वे फैमिली के इन्फ्लुएंस से नहीं बचा सकता। वह अपने आदमियों को निंग चुआन के बैग की चीजें खाली करने और कैटलॉग करने का ऑर्डर देता है। निंग चुआन उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन वह पूरी तरह शांत है, क्योंकि वह जानता है कि चीफ गू को उसकी सिचुएशन का पहले से पता है। तभी एक इंट्रोगेशन रूम के अंदर दरवाजे खुलते हैं और चेयरमैन वे अपने बेटे के साथ एंटर करते हैं। करप्ट ऑफिसर चेयरमैन को इन्फॉर्म करता है कि उनकी सुविधा के लिए सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। वे डशाओ निंग चुआन के पिछले कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि अब वो चुप क्यों है। निंग चुआन उसे नजरअंदाज करता है और कहता है कि उसके पास ऐसे घटिया लोगों से कहने के लिए कुछ नहीं है। चेयरमैन वे आगे बढ़ते हैं और एक डील ऑफर करते हैं। ट्रेनिंग कैंप की वो सीट सौंप दो और चोरी के सारे चार्जेस पूरी तरह गायब हो जाएंगे।
निंग चुआन उन्हें चुपचाप देखता है। चेयरमैन गुस्से में कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ये वो खुद तय करते हैं, और अगर निंग चुआन ने मना किया तो वह जेल में सड़ेगा। वह मॉरलिटी, नैतिकता का मजाक उड़ाते हैं और उसे गरीबों को कंट्रोल करने वाली एक जंजीर कहते हैं। अचानक दरवाजा टूट जाता है और चीफ गू टियान्यू पूरी अथॉरिटी के साथ कमरे में एंटर करते हैं, जिससे वे फैमिली का कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। करप्ट ऑफिसर पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे कभी इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि चीफ खुद यहां आएंगे। वे कियान सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं और चीफ से दरवाजा तोड़ने का रीजन पूछते हैं। चीफ गू सीधे खड़े होकर चेयरमैन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। निंग चुआन अपना फोन निकालता है और चेयरमैन की उस धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। वे डशाओ घबरा जाता है और दावा करता है कि यह रिकॉर्डिंग नकली है, जिसे निंग चुआन ने खुद को बचाने के लिए बनाया है। चीफ गू उसे घूरते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें सच में लगता है कि उनके लेवल का एक मास्टर असली और नकली रिकॉर्डिंग के बीच का फर्क नहीं पहचान सकता। इस भारी प्रेशर की वजह से वे डशाओ डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है। चेयरमैन वे तुरंत पीछे हटते हैं और मानते हैं कि उन्होंने इस लड़के को कम करके आंका था, और वे सारे चार्जेस वापस लेने पर राजी हो जाते हैं। वह उनसे रिकॉर्डिंग डिलीट करने को कहते हैं, लेकिन चीफ गू उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि एक बेकसूर को फंसाने के लिए उन्हें सही कॉम्पनसेशन देना होगा। चेयरमैन को मजबूरन अपने डेस्क का दराज खोलना पड़ता है और निंग चुआन को कॉम्पनसेशन के तौर पर 20 न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 3 प्रीमियम बोतलें सौंपनी पड़ती हैं। चीफ मुस्कुराते हैं और चेयरमैन को ताना मारते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि यह रिकॉर्डिंग बेकार है तो वे इसे पब्लिक कर सकते हैं। निंग चुआन खुशी खुशी बोतलें एक्सेप्ट करता है और चीफ को उनके इस बड़े सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलता है। चेयरमैन पूरी तरह ह्यूमिलिएट, अपमानित होकर खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इस मामले को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें और कितने पैसे चाहिए। चीफ गू उन्हें रिकॉर्डिंग में मेंशन किए गए 2 करोड़ की याद दिलाते हैं और उसे फुल कॉम्पनसेशन के तौर पर देने की डिमांड करते हैं। चेयरमैन बिल्कुल अवाक और टूट जाते हैं। निंग चुआन फिर वे दशाओं के पास जाता है, उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह उसे अपकमिंग एग्जाम मैच में देखेगा, और बाहर निकल जाता है। बिल्डिंग से बाहर आकर निंग चुआन इस घटना पर सोचता है कि भले ही वेल्थ और स्टेटस बैरियर्स खड़ी कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फिजिकल पावर हर चीज को ओवरराइड कर सकती है। चीफ गू मुस्कुराते हैं और उसे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखने को कहते हैं। निंग चुआन उनका शुक्रिया अदा करता है, यह सोचकर खुश कि उसने बहुत सारे रिसोर्सेज सिक्योर कर लिए और लाखों रुपए बचा लिए, जिससे प्रेस्टिजियस शिंघे यूनिवर्सिटी में जाने का उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। निंग चुआन एक ऑफिस में लौटता है जहां एक ऑफिशियल उसका वेलकम करता है और उसे अपना 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए कहता है। निंग चुआन उसे थैंक यू बोलता है और उस एडवांस्ड मार्शल आर्ट तकनीक के बारे में पूछता है जिसका उससे वादा किया गया था। ऑफिशियल उसे भरोसा दिलाता है कि उसे वो तकनीक मिल जाएगी। वे सीधे निंग चुआन से पूछते हैं कि उसे मार्शल आर्ट्स क्रिएशन यानी नई तकनीकें बनाने के बारे में क्या पता है। इस पर निंग चुआन कहता है कि उसने सुना है यह काम सिर्फ बड़े बड़े शूरवीर नाइट्स या महान योद्धा गॉड जनरल्स ही कर सकते हैं। चीफ उसकी बात से एग्री करते हैं और एक चमकता हुआ सीक्रेट टोकन बाहर निकालते हैं। वे बताते हैं कि उसका स्विफ्ट विंड स्टेप असल में एक महान योद्धा की तकनीक पर ही बेस्ड है, जिसे उन्होंने खुद मॉडिफाई किया था। निंग चुआन उनके इस टैलेंट की तारीफ करता है। तभी चीफ उसे एक बेहद खास तकनीक देने का फैसला करते हैं, जिसका नाम है विंड शैडो 3000। जैसे ही निंग चुआन इस नाम को सुनता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह एक एस क्लास तकनीक है जो कहानियों में सुनी जाती है। चीफ उसे वो टोकन थमाते हैं और बताते हैं कि यह एस क्लास में भी सबसे टॉप लेवल की तकनीक है, इसलिए इसे सीखना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन भाई, हमारे निंग चुआन को मुश्किलों से डर कहां लगता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे चैलेंजेस ही पसंद है, जितना मुश्किल उतना बेहतर। वह जैसे ही उस टोकन को अपने माथे से लगाता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। विंड शैडो 3000 तकनीक उसके स्विफ्ट विंड स्टेप से मैच कर जाती है और सिस्टम उस ज्ञान को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी ट्रेनिंग स्पीड सीधे 30% और फिर 50% तक बढ़ जाती है। देखते ही देखते उसकी महारत मास्टरी शुगन यानी प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच जाती है। निंग चुआन के दिमाग में एक जोरदार करंट जैसा झटका लगता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक होती है। वह अपने स्टैट्स चेक करता है। उसकी खुद की ताकत अवेकनिंग 6th स्टेज पर है, जबकि उसका स्विफ्ट विंड स्टेप अब सीधे विंड शैडो के रूप में अपग्रेड हो चुका है। वह खुशी से झूम उठता है। तभी चीफ उसे अजीब तरह से मुस्कुराते और खुद में खोए हुए देखकर पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना। निंग चुआन बहाना बनाता है कि वह बस एक तकनीक के बारे में सोच रहा था। चीफ समझाते हैं कि यह तकनीक सिर्फ शुरुआती लेवल्स के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली और गहरा ज्ञान तो सिर्फ सिंघे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद ही सीखा जा सकता है। निंग चुआन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। अगली सुबह जब निंग चुआन सोकर उठता है तो रात भर की कड़ी मेहनत का असर दिखता है। उसने रात में 2 खास मेडिसिन पैक्स इस्तेमाल किए थे, जिससे उसके 90,000 रुपए खर्च हो गए, और अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी जोड़ लें तो उसका एक दिन का खर्चा
3 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। वह सोचता है कि भले ही पैसा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन उसकी ताकत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यह घाटे का सौदा नहीं है। तभी सीन बदलता है और हम स्कूल का गेट देखते हैं। स्कूल वालों ने गेट पर एक बहुत बड़ा लाल बैनर लगा रखा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हमारे स्कूल के 3rd ईयर के स्टूडेंट निंग चुआन को बधाई, जिसने बिना डरे उस खतरनाक विलेन जाओ वेइपिंग को ढेर कर दिया। निंग चुआन ये देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। उसे लगता है कि स्कूल वालों ने कुछ ज्यादा ही बड़ा ढिंढोरा पीट दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाकी स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। पूरा ग्राउंड चिल्लाने लगता है, देखो वो रहा निंग चुआन। लड़कियां और बाकी क्लासमेट्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हर कोई उसे एक असली बाहुबली मान रहा है जिसने एक प्रोफेशनल वॉरियर को हराया था। लड़कियां उसे लव लेटर्स और तारीफों से भरे पिंक एनवेलप्स देने लगती हैं। देखते ही देखते उसके हाथों में लेटर्स का ढेर लग जाता है। भीड़ से बचने के लिए निंग चुआन वहां से भाग खड़ा होता है। वह सोचता है कि यह पॉपुलैरिटी तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पांडा किसी इंसानी बाजार में आ गया हो। वह जैसे तैसे क्लास में आकर बैठता है, लेकिन खिड़की से बाहर अब भी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे होते हैं। निंग चुआन अपनी नई तकनीक और शन लाई शान फ्लैश थंडर स्लैश के कॉम्बिनेशन के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी क्लास का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। दरवाजे पर उसका मोटा दोस्त खड़ा है, जो बुरी तरह हाँफ रहा है और थका हुआ लग रहा है। निंग चुआन उससे पूछता है कि वो सुबह की क्लास में क्यों नहीं आया था। उसका दोस्त थके हुए कदमों से अंदर आता है और कहता है कि क्या बताएं यार, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जैसे ही वो बेंच से उठने की कोशिश करता है, वो दर्द से जोर से चीख पड़ता है। निंग चुआन उसका फोन साइड में रखता है और उसे ध्यान से देखता है। वह भांप जाता है कि उसके दोस्त को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा है। निंग चुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अभी कल ही उसने वे फैमिली को मजा चखाया था और आज उन्होंने उसके दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और कहता है कि जिसने भी यह किया है वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। तभी उसका दोस्त रोते हुए उसे रोकता है और कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे वे फैमिली या मां है ने नहीं पीटा, मुझे मेरे पापा गू टियान्यू ने कूटा है। निंग चुआन एकदम शॉक हो जाता है। क्या, चीफ गू ने? उसका दोस्त रोते हुए चिल्लाता है, हाँ भाई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। निंग चुआन हैरान रह जाता है कि इसमें उसकी क्या गलती है। दोस्त रोते रोते बताता है कि कल रात जब तुम टीवी पर लाइव आ रहे थे, तब मैं घर पर छुपकर खाना चुरा रहा था और पापा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीवी पर तुम्हारी बहादुरी देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरी जबरदस्त धुनाई कर दी। ये सुनकर निंग चुआन अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसका दोस्त और चिढ़ जाता है। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।